Hello students. So we have started with a new chapter, that is magnetic effect of current. So आज उसी chapter को continue करते हैं. Okay. So last class we have studied about Oersted experiment. So Oersted experiment में हम लोगों ने क्या देखा? That if we take a current carrying conductor, say a wire, so when current flows through this conductor, it also creates a magnetic field around it. है कि नहीं? एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. नाउ अगर हम लोग सोचे ये जो कंडक्टर है, ये जो वायर है, ये एक्चुअली क्या है, बहुत सारे छोटे 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 टुकड़ों से बना हुआ है. ओके, दैट मीन्स इफ वी से दैट दिस वायर और दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल 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 सेगमेंट्स. So can we consider that each segment, जो segment होगा, ये entire magnetic field में एक एक segment का कुछ ना कुछ contribution है, हो सकता है ना. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वायर की वजह से एक चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. अगर हम लोग सोचे कि ये वायर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ईच पार्ट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा. और ये किसने प्रपोज किया था, ये किसने दिया था, ये दिया था दो फिजिसिस्ट. एक का नाम था जीन बैप्टिस्ट बायट और दूसरे का नाम था फेलिक्स सेवर्ट. तो इसी को कंबाइन करके, ये दोनों के नाम से कंबाइन करके हम लोग को एक लॉ मिलता है, बायट सेवर्ट लॉ. ओके, तो वो बायट सेवर्ट लॉ अभी हम लोग सीखेंगे. नाउ मैंने क्या बोला, अगर हम लोग सोचे दैट दिस वायर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स, स्मॉल स्मॉल पार्ट, सो ईच सेगमेंट विल हैव सम कंट्रीब्यूशन इन द मैग्नेटिक फील्ड. यस और नो. और ऐसे एक छोटे सेगमेंट को, अगर मैं बोलूं मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं, एक ऐसे छोटे सेगमेंट को, छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट. सो एक्चुअली दिस टोटल करंट कैरिंग कंडक्टर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल करंट एलिमेंट्स. ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज बायट सेवर्ट लॉ. सो यहां पे एक करंट कैरिंग वायर ले लो, कंडक्टर ले लो, से एक्स वाई. ओके, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, से इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम एक्स टू वाई. नाउ इसका एक छोटा सा सेगमेंट ले लो, से दिस सेगमेंट. मैंने ये वाला सेगमेंट लिया और इसको मैंने क्या ले लिया, dl. Now this dl is a vector. The current element is a vector quantity. और इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है, जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होता है. तो करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ. तो ये वेक्टर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ. ओके, ये जो करंट एलिमेंट है, इसका मैंने यहां पे एक एक्सिस ले लिया. ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस करंट एलिमेंट dl. नाउ ये करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. सपोज मुझको इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करना है. से दिस पॉइंट इज P. समझ में आ रहा है. बिकॉज ऑफ दिस वायर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टिंग वायर. And if I take a small segment of this wire, what is the contribution of this small segment, or what will be the magnitude of magnetic field because of this small current element at any point. I am taking this point, that one we have to calculate now. Okay, तो मैंने यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, से इसका पोजीशन वेक्टर है r. Now this current element dl and this position vector r, they are making an angle how much, theta, with each other. Okay, so here we have to find the magnitude of the magnetic field due to this current element dl. बात समझ में आया. So now बायट सेवर्ट लॉ क्या बोलता है, देखो. अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लॉ, नंबर 1, the magnitude of this magnetic field dB is directly proportional to the current flowing through this wire, that is I. Number 1. Number 2, the magnitude of the magnetic field is directly proportional to the current element dl. Number 3,
the magnitude of the magnetic field is directly proportional to the sine of this angle. That means sine theta. Okay? And number 4, the magnitude of the magnetic field is inversely proportional to the square of the distance. What distance? The distance of the point where we are calculating the magnetic field from this current element. Okay? So now if we combine all this, so therefore combining, अगर मैं ये सबको combine करूं तो मुझको क्या मिलेगा? Magnitude of magnetic field dB directly proportional to I dl sin theta divided by r square. मिलेगा कि नहीं? If I remove the proportionality sign, then I will get here a constant k I dl sin theta divided by r square. So this is called what? This is known as Biot-Savart law. Okay? यहां तक क्लियर हो गया आई गेस? नाउ देखो, हाँ, यहां पे k क्या है? K is a constant of proportionality, and what is the value of k? The value of k is given by mu naught by 4 pi, which is equal to 10 to the power minus 7. Mu naught by 4 pi, which is equal to 10 to the power minus 7. इसका यूनिट क्या होगा? देखो, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला. यहाँ पे dl है ना, dl क्या होगा? r, यहाँ पे r स्क्वायर, तो एक r कैंसिल चला जाएगा. k है ना, तो ये r इधर ले आओ, तो यहाँ पे टेस्ला बचा, तो ये हो गया टेस्ला. यहाँ पे r आएगा, मतलब ये होगा मीटर. साइन थीटा का कुछ यूनिट नहीं होता है, बचा क्या? I इधर आएगा, डिवाइड होगा तो क्या होगा? एम्पियर इनवर्स. सो k का यूनिट क्या होगा? टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, और इसका वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर माइनस 7. एंड ये जो k का वैल्यू है, ये किस पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है बिटवीन द मीडियम, ओके, द मीडियम बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब जो करंट एलिमेंट था और जो पॉइंट था, वो दोनों के बीच में क्या मीडियम है, उसके ऊपर ये k का वैल्यू डिपेंड होता है. क्लियर? नाउ देखो, इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मुझको क्या मिला? dB इक्वल टू क्या मिला? k ideal sin theta by r square. yes or no? सो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक r मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे भी एक r मल्टीप्लाई करता हूं. मैं कर सकता हूं ना? ओके, सो dB इक्वल टू अभी क्या हो जाएगा? देखो, साइन थीटा क्या देता है? साइन थीटा हम लोग को देता है वेक्टर प्रोडक्ट. यहाँ पे dl और r दोनों वेक्टर क्वांटिटी है. सो इन वेक्टर फॉर्म ये क्या हो जाएगा? k, ओके, i आ गया, i, यहाँ पे ये हो गया dl इंटू r डिवाइडेड बाय, ये क्या था? r स्क्वायर इंटू r क्यूब. होगा कि नहीं? देखो एक बार, इसको और चाहो तो कैसे लिख सकते हो? इन प्लेस ऑफ k यू कैन राइट म्यू नॉट बाई 4 पाई. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट I बाई 4 पाई. ओके, नाउ सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसका डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ दिस इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ दिस वन. dl इंटू r का डायरेक्शन जो होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही होगा. ओके, सो आई होप अप टू दिस मच क्लियर. तो ये हो गया हम लोग का बायट-सेवर्ट लॉ. नाउ यहां पे देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट. म्यू नॉट क्या होता है? इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन नॉट पहले मिला हुआ है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एंड c क्या हो गया हम लोगों का? स्पीड ऑफ लाइट. नाउ वी नो दैट 1 by 4 pi epsilon naught, इसका वैल्यू हम लोग को क्या मिला था? 9 इंटू 10 टू द पावर 9. यूनिट क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सिमिलरली अभी हम लोग को क्या मिला? म्यू नॉट बाय 4 पाई
इक्वल टू इसका वैल्यू कितना मिला 10 टू द पावर -7। यूनिट क्या मिला टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये अभी हम लोग को ये मिल चुका है ऑलरेडी। तो देखो हाँ, अगर मैं देयरफॉर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट निकालू तो देखो म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो ये आ गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यही आएगा ना। और एप्सिलॉन नॉट इस तरफ ले जाओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखो अच्छे से कितना आएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आएगा कि नहीं आएगा ना। ये इस तरफ आ गया, एप्सिलॉन नॉट इधर गया, तो ये 4 पाई कैंसिल। सो ये -7 को नीचे ले आओ तो ये कितना मिलेगा देखो 1/3 इंटू -7 प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर 16, नॉट 3 सॉरी 9 इंटू 10 टू द पावर 16 होगा कि नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या था ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 बाई, अच्छे से देखो हाँ, ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं। 3 स्क्वायर कितना होगा 9, 8 इंटू 2 कितना मिलेगा 16। नाउ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 क्या था स्पीड ऑफ लाइट। सो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या मिला मुझको 1/c स्क्वायर। सो देयरफॉर मैं यहां पे लिख रहा हूं c इक्वल टू मुझको क्या मिलेगा 1/रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये क्या होता है रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड c। देख लो एक बार, ये म्यू होगा हाँ। ओके क्लियर। तो देखो ये एक क्वेश्चन है। ओके, ये एक्चुअली एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है देखो, एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप is placed at origin and carries a large current I equal to 10 ampere. Find the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter. Delta x equal to 1 centimeter. ये हम लोग का गिवन पार्ट है, ठीक है। दैट मीन्स एक करंट एलिमेंट डेल्टा एल एक्स एक्सिस की तरफ है आई कैप जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है और करंट कितना जा रहा है, कितना कैरी कर रहा है 10 एम्पियर। हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वाई एक्सिस पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। ओके, तो देखो पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो मैं दो एक्सिस ले लेता हूं, मैं ये साइड में ले लेता हूं, तो वो साइड में हम लोग सोल्यूशन लिख लेंगे। तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। नाउ ओरिजिन पे एक करंट एलिमेंट रखा हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे एक करंट एलिमेंट रखा हुआ है कितना डेल्टा एक्स, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वाई एक्सिस पे। तो मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया वाई एक्सिस, और ये दिया हुआ है ये कितना दूर पे है, ये है एट 0.5 मीटर। कहां से, करंट एलिमेंट से 0.5 मीटर, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। करंट दिया हुआ है कितना कैरी कर रहा है ये करंट एलिमेंट 10 एम्पियर। सो I इक्वल्स टू 10 एम्पियर, DL जो कि हम लोग का करंट एलिमेंट है, यहाँ पे डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 टू द पावर -2 मीटर। मुझको यहां से ये पोजीशन पे निकालना है, दैट मीन्स ये मेरा क्या है, ये मेरा R है कि नहीं। तो R कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर। एंड जब मैं देख रहा हूं ये हो गया मेरा करंट एलिमेंट DL और ये हो गया मेरा R, तो DL और R के बीच में कितना एंगल हो रहा है, ऑब्वियसली थीटा कितना है 90 डिग्री। सो मुझको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, देयरफॉर बाय बायर-सेवर्ट लॉ dB इक्वल्स टू IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, है कि नहीं। I कितना है 10 इंटू DL कितना है 10 टू द पावर -2, यहां पे आ गया साइन 90 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना था 5, इसको स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 25 इंटू 10 टू द पावर -2, होगा कि नहीं होगा। 5 इंटू 10 टू द पावर -1 स्क्वायर करोगे तो 25 इंटू 10 टू द पावर -2।
ओके अभी देखो ये कैंसिल आउट क्या किया जा रहा है, ये 10 टू द पावर -2, ये 10 टू द पावर -2 कैंसिल। ओके यहां तक कॉपी कर लो फटाफट। सॉरी मैं के देना भूल गया, यहाँ पे के था ना हम लोग का, यहाँ पे के आएगा तो के का वैल्यू कितना था μ0/4 या फिर μ0/4 की जगह मैं डायरेक्ट कितना लिख सकता हूं 10 टू द पावर -7। ओके तो अभी इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला आएगा कि नहीं। देखो ये 1/25 तो उसमें से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अगर पॉइंट हटाओगे ये sin 91 हो गया तो हम लोग को कितना मिलेगा 4 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। ओके तो ये तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। नाउ अगर मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए ना काफी सारा चीज है, वो हम लोग बाद में अच्छे से स्टडी करेंगे ना। अभी हम लोगों ने देखा था ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है, जिस तरफ dl वेक्टर इंटू r वेक्टर होता है कि नहीं। ना देखो ये तो निकल गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर हम लोग को इसका डायरेक्शन निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए काफी सारे रूल है, वो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में सीखेंगे। ठीक है अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था ना जो हम लोग का dl इंटू आर वेक्टर होगा, dl वेक्टर इंटू आर वेक्टर, उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सो देयरफॉर नाउ dl इंटू आर वेक्टर ये हम लोग को कितना मिला था, dl क्या था डेल्टा x आई कैप इंटू आर वेक्टर अलोंग y था तो ये y क्या होगा j कैप है कि नहीं। तो ये कितना मिलेगा हम लोग को डेल्टा एक्स वाई आई क्रॉस j क्या होता है k कैप। व्हाट डज k कैप रिप्रेजेंट्स अलोंग z एक्सिस है कि नहीं। तो जो dl इंटू आर वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आया 4 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला और डायरेक्शन क्या होगा अलोंग z डायरेक्शन। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। देखो क्लियर है। छोटा चीज याद रखना, जब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड का तो यहां पे एरो देने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब फाइनली अगर आंसर लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग z एक्सिस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB इज अलोंग z एक्सिस, तो यहाँ पे dB में एरो देना। ठीक है क्योंकि जब डायरेक्शन लिखोगे या फिर अगर ऐसे लिखोगे फाइनल आंसर देयरफॉर dB इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला अलोंग z डायरेक्शन। तो जब अलोंग z लिखोगे तो यहाँ पे एरो देना होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड एरो जरूरत नहीं है, डायरेक्शन एरो देना। ठीक है